मॉर्निंग। तो अब हम केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहे थे, उसमें अपना ये जो चैप्टर है वो आज कंप्लीट हो जाएगा। इसमें हम आज सक्रियण ऊर्जा और संक्रमण अवस्था के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, सक्रियण ऊर्जा क्या होती है। कोई भी रिएक्शन है उसको संपन्न होने के लिए एक निर्धारित पाथ से गुजरना पड़ता है, जिसे अपन अभिक्रिया पथ बोलते हैं। ये आपका अभिक्रिया पथ है, रिएक्शन पाथ। ये आपका अभिक्रिया पथ और ये गतिज ऊर्जा, ये क्रिया कारक अणु की क्या है, गतिज ऊर्जा। बात समझ में आई। अब ये जो बात है वो कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसा अपने पास बात है। ये है वो रिएक्टेंट है, क्रिया कारक, और ये क्या है, यहाँ पर प्रोडक्ट बन गया। बात समझ में आई। अब देखो, जो क्रिया कारक अणु है उनके पास कुछ न कुछ ऊर्जा पहले से निहित होती है। ये क्रिया कारक अणु के पास कुछ ऊर्जा है, ऐसे क्रिया कारक अणु की अपन क्या बोलते हैं, औसत ऊर्जा। ये क्या है, औसत ऊर्जा। ये क्या है, औसत ऊर्जा, एवरेज एनर्जी। और ये उत्पाद के जो अणु हैं इनकी अणु की औसत ऊर्जा है। अरे है कि नहीं है, ये उत्पाद के अणु की औसत ऊर्जा है। इसे मैं एवरेज एनर्जी बोल रहा हूं, किसकी, रिएक्टेंट की। और ये एवरेज एनर्जी है किसकी, प्रोडक्ट। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई। अब देखो यहां पर ये क्या है, एनर्जी बैरियर। क्रिया कारक अणु है वो अगर उत्पाद में परिवर्तित होना चाहे तो दो अवरोधों को पार करना होता है। अपन ने पहले पढ़ लिया है, एक तो ऊर्जा अवरोध और एक अभिविन्यास अवरोध। तो ये जो ऊर्जा अवरोध है इसको पार करना होगा। क्रिया कारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए एक ऊर्जा अवरोध को पार करना होगा। इस ऊर्जा अवरोध के अंदर ये जो पूरा का पूरा एनर्जी बैरियर है, यानी क्रिया कारक अणु को उत्पाद में बदलने के लिए जो ऊर्जा आवश्यक होती है उसे क्या बोलते हैं अपन, देहली ऊर्जा। क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। इसे क्या बोलते हैं, देहली ऊर्जा। क्रिया कारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, देहली ऊर्जा। क्रिया कारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित होने के लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा क्या कहलाती है, देहली ऊर्जा। अगर क्रिया कारक अणु के पास इतनी ऊर्जा के बराबर ऊर्जा है तो वही क्रिया कारक अणु किस में कन्वर्ट होंगे, उत्पाद में परिवर्तित होंगे। अब इस इतनी ऊर्जा में से ये वाली ऊर्जा तो इन अणुओं के पास पहले से ही है। अरे है कि नहीं है, ये इतनी ऊर्जा तो पहले से ही है, ये तो एक्स्ट्रा देनी नहीं पड़ेगी। यानी इन क्रिया कारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए ये एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी, इतनी एनर्जी एक्स्ट्रा सप्लाई करनी पड़ेगी। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो जो ऊर्जा अतिरिक्त दी जाती है, ये वाला जो एनर्जी बैरियर है, इसे क्या बोलते हैं अपन, सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलेंगे रे, सक्रियण ऊर्जा। क्रिया कारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करने हेतु दी गई अतिरिक्त ऊर्जा, ये आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। क्रिया कारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा बोले तो क्या होगी, सक्रियण ऊर्जा। क्रिया कारक अणु को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम कुल ऊर्जा क्या होगी, देहली ऊर्जा। क्रिया कारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाएगी, अतिरिक्त ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। और क्रिया कारक अणु को उत्पाद में परिवर्तित करने हेतु आवश्यक न्यूनतम कुल ऊर्जा क्या कहलाएगी, देहली ऊर्जा। आवश्यक न्यूनतम कुल ऊर्जा, देहली ऊर्जा। आवश्यक न्यूनतम कुल ऊर्जा, देहली ऊर्जा। आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा। एक्स्ट्रा एनर्जी जो आपको देनी पड़ रही है, प्रोवाइड करनी पड़ती है, उसे क्या बोलेंगे, सक्रियण ऊर्जा। क्या बोलेंगे, सक्रियण ऊर्जा। अब देखो, ये आपके पास मैं कोई अभिक्रिया है, इसमें क्रिया कारक लिखता हूं और उत्पाद लिखता हूं, उसके बारे में सक्रियण ऊर्जा और जो देहली
देहली ऊर्जा बराबर लिखता हूं पहले। देहली ऊर्जा बराबर औसत ऊर्जा प्लस क्या होगा है, देहली ऊर्जा बराबर क्या होगा, औसत ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। देहली ऊर्जा बराबर क्या होगा, औसत ऊर्जा प्लस सक्रियण ऊर्जा। अब अगर क्रियाकार को हेतु लिखे, देहली ऊर्जा बराबर क्या परिभाषा होगी बोलो, क्रियाकार की औसत ऊर्जा, क्रियाकार की औसत ऊर्जा प्लस क्रियाकार को हेतु सक्रियण ऊर्जा। बात समझ में आई कि नहीं आई। और अगर उत्पादों हेतु लिखे तो उत्पादों हेतु क्या होगा, देहली ऊर्जा बराबर क्या होगा, उत्पादों की औसत ऊर्जा, उत्पादों की औसत ऊर्जा प्लस उत्पादों के लिए क्या हो गई, सक्रियण ऊर्जा। बात समझ में आई कि नहीं आई। एक बात हमेशा ध्यान रखने वाली है, चाहे क्रिया कारक के रिस्पेक्ट में बोले चाहे उत्पाद के रिस्पेक्ट में बोले, हमेशा देहली ऊर्जा क्या होगी, समान होगी। किसी अभिक्रिया के लिए क्रिया कारक व उत्पाद के संदर्भ में देहली ऊर्जा का मान सदैव क्या होता है, एक समान होता है। देखो इधर से ये जाएगा इस पथ से तो भी इतनी ऊर्जा चाहिए, इधर से आएगा इस पथ से होकर तो भी इतनी ऊर्जा चाहिए, यानी देहली ऊर्जा का मान क्रिया कारक और उत्पादों के लिए क्या होता है, किसी अभिक्रिया में समान होता है। आगे बात समझ में। तो अगर इसके आधार पर ही आप क्या निकालना चाहो, सक्रियण ऊर्जा बराबर लिखना चाहो तो क्या लिखेंगे, देहली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा बराबर क्या लिखेंगे, देहली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अरे यहाँ से देख लो, ये सक्रियण ऊर्जा हो गई, सक्रियण ऊर्जा बराबर क्या लिखेंगे, सक्रियण ऊर्जा बराबर क्या लिखेंगे, देहली ऊर्जा माइनस औसत ऊर्जा। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे। इस प्रकार से सक्रियण ऊर्जा का मान अभिक्रिया की प्रकृति के आधार पर क्रियाकारक और उत्पादों के लिए बड़ा या छोटा हो सकता है, लेकिन देहली ऊर्जा का मान एक अभिक्रिया के लिए सदैव क्या होगा, समान होगा। किसके रिस्पेक्ट में, क्रियाकारक और उत्पाद दोनों के रिस्पेक्ट में। आगे बात समझ में। सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा बताओ। क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित करने हेतु तो आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा क्या कहलाती है, सक्रियण ऊर्जा। और देहली ऊर्जा क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में बदलने के लिए आवश्यक न्यूनतम कुल ऊर्जा, आवश्यक न्यूनतम कुल ऊर्जा क्या कहलाती है। देखो एक बात थोड़ा सा इसके बारे में। देखो सक्रियण ऊर्जा और संक्रमण अवस्था, एक अभिक्रिया लिखता हूं, देखो मैं संक्रमण अवस्था आपको पहले और बता देता हूं, A2 + B2 ये आपके दो क्या है, क्रियाकारक। अरे ये क्या है, क्रियाकारक। अब ये क्रियाकारक यहाँ पर क्रिया करेंगे तो धीरे धीरे क्रियाकारक अणुओं की ऊर्जा बढ़ेगी, धीरे धीरे क्रियाकारक अणुओं की क्या होगी, ऊर्जा बढ़ेगी। और एक स्थिति में वो ऊर्जा बढ़कर क्या हो जाती है, अधिकतम हो जाती है। जैसे ये आपके पास A2 + B2 है, क्या है, A2 + B2। तो इस अवस्था में ये अधिकतम ऊर्जा वाली अवस्था हो गई। ये आपके पास A है और वो क्या है, B। तो ए के मध्य पहले बॉन्ड था, अरे ए के मध्य बॉन्ड था कि नहीं था। अब ये ए के मध्य जो बॉन्ड था वो तो धीरे धीरे इस अवस्था में टूटेगा और नया बंध ए बी के मध्य बनेगा। तो ये वाली जो अवस्था है ये क्या होती है, संक्रमण अवस्था। अधिकतम ऊर्जा वाली वह अवस्था जिसमें पुराने बंध आंशिक टूटते हैं और आंशिक नए बंधों का निर्माण हो रहा होता
अधिकतम ऊर्जा वाली वह अवस्था जिसमें पुराने बंध टूट रहे होते हैं और नए बंधों का निर्माण हो रहा होता है, उसे क्या बोलेंगे अपने? संक्रमण अवस्था। संक्रमण अवस्था होगी वो अधिकतम ऊर्जा वाली अवस्था है। अब जहां पर ऊर्जा ज्यादा होगी उसका स्थायित्व क्या होगा? कम होगा, यानी ये बहुत ही अल्प स्थायी है, बहुत ही अस्थायी है। इसका जो स्थायित्व है वो सबसे कम होता है, क्योंकि ऊर्जा अधिकतम है, इस कारण से स्थायित्व क्या होगा? न्यूनतम। और फिर ये किसमें बदल गए? उत्पाद में बदल गए। बात समझ में आ गई? आपके पास A2 + B2 था, देखो ये आपके पास A2 और B2, ये A और B2, A2 और B2, ये क्या है? क्रिया हो गए, क्रियाकारक। अब यहाँ पर क्रियाकारक अणु है, वो उनकी ऊर्जा बढ़ गई, उनको ऊर्जा मिल गई, तो वो किसमें बदलेंगे? संक्रमण अवस्था में बदलेंगे। पहले अधिकतम ऊर्जा वाली अवस्था में बदलेंगे, जिसमें पुराने बंध क्या होंगे? टूटेंगे और नए बंधों का आंशिक निर्माण हो रहा होगा, उसे क्या बोलेंगे अपने? संक्रमण अवस्था। क्या बोलेंगे? संक्रमण अवस्था। इस अवस्था को क्या बोलते हैं? संक्रमण अवस्था। ये अवस्था कैसी है? अधिकतम ऊर्जा वाली अवस्था। अधिकतम, इसमें क्या होगी? अधिकतम ऊर्जा। और क्या होगा? न्यूनतम स्थायित्व। या स्थायी अवस्था। समझ में आ गई? तो ऐसे ये फिर किसमें बदल जाएंगे? उत्पाद में बदल जाएंगे। संक्रमण अवस्था है, किसमें परिवर्तित होगी? उत्पाद में परिवर्तित होगी। कैसे? जैसे ए बी के मध्य बॉन्ड बन गया, ए बी के मध्य प्लस इसके साथ में दूसरा भी क्या बन गया? यानी उत्पाद क्या हो गया? ये उत्पाद। बात समझ में आ गई? देखो A2 है, B2 है, ये क्या हो गया? उत्पाद। इन दोनों की जो ऊर्जा है वो क्या होगी? कम होगी, इसकी ऊर्जा क्या होगी? अधिक होगी। अधिकतम ऊर्जा वाली अस्थायी अवस्था जिसमें पुराने बंधे टूट रहे होते हैं और नए बंधों का आंशिक निर्माण हो रहा होता है, उसे क्या बोलेंगे अपने? संक्रमण अवस्था बोलेंगे। क्या बोलेंगे? संक्रमण अवस्था बोलेंगे। देखो देखो लिखो, पहले दहली ऊर्जा के बारे में लिखो। दहली ऊर्जा, दहली ऊर्जा क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने हेतु क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने हेतु आवश्यक न्यूनतम कुल ऊर्जा दहली ऊर्जा कहलाती है। आगे लिखो सक्रियण ऊर्जा। सक्रियण ऊर्जा क्रियाकारक अणुओं को उत्पाद में परिवर्तित होने हेतु
उत्पाद में परिवर्तित रहने हेतु आवश्यक न्यूनतम अतिरिक्त ऊर्जा सक्रियण ऊर्जा कहलाती है। आगे वाले लाइन में लिखो, किसी अभिक्रिया हेतु देय ऊर्जा का मान क्रियाकारक तथा उत्पाद दोनों के लिए बराबर होता है। आगे वाली लाइन में लिखो, किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान क्रियाकारक तथा उत्पादों हेतु अलग अलग होता है। तथा यह अभिक्रिया की प्रकृति पर निर्भर करता है। अभिक्रिया की प्रकृति कोष्टक में लिखना, ऊष्माशोषी या ऊष्माक्षेपी। अभिक्रिया की प्रकृति कोष्टक में लिखना, ऊष्माशोषी या क्षेपी। अब देखो यहीं पर आपको समझा देते हैं, थोड़ा समझ में आई बात। देखो ये क्रियाकारकों की औसत ऊर्जा, ये उत्पादों की औसत ऊर्जा, बात समझ में आई कि नहीं आई? एक बार ये प्रश्न पूछा गया कि ये डेल्टा एच क्या है, अरे बात समझ गए कि आई कि नहीं आई? ये पूछा गया है कि इसे क्या बोलते हैं, देखो अभिक्रिया ऊष्मा आई, अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? क्रियाकारक और जो उत्पाद है उनकी जो एंथैल्पी का परिवर्तन है वही क्या कहलाता है? अभिक्रिया ऊष्मा कहलाता है। ये है डेल्टा एच। अब देखो यहां पर ये उत्पादों की औसत ऊर्जा, ये क्रियाकारकों की औसत ऊर्जा, यानी डेल्टा एच बराबर क्या होगा? एच पी माइनस एच आर, ऐसा ही होगा। डेल्टा एच बराबर क्या होगा? एच पी माइनस एच आर। तो इस स्थिति में देखें तो ये एच पी इतना है, एच आर इतना है, तो यहाँ पर डेल्टा एच का मान क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा एच का मान क्या होगा? नेगेटिव। डेल्टा एच का मान नेगेटिव होगा, यानी ये अभिक्रिया कैसी होगी? ऊष्माक्षेपी। अरे बात समझ में आई कि नहीं आई? इसी अभिक्रिया के लिए अपन बात कर रहे हैं, इसी अभिक्रिया में अभिक्रिया ऊष्मा या एंथैल्पी की बात कर रहे हैं अपन। तो डेल्टा एच बराबर उत्पादों की ऊर्जा माइनस क्रियाकारकों की ऊर्जा। उत्पादों की ऊर्जा इतनी है अपने पास, क्रियाकारकों की ऊर्जा इतनी है, तो ये घटाया तो नेगेटिव आएगा।
कम में से ज्यादा जाएगा तो नेगेटिव वैल्यू आएगी, यानी ये अभिक्रिया कैसी है, ऊष्माक्षेपी। अब एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच क्या आएगा यहाँ पे बेटा, नेगेटिव। डेल्टा एच क्या आएगा, नेगेटिव। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए अगर अपन बात करें तो अग्र दिशा के लिए तो सक्रिय ऊर्जा ये हो गई ईए फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन, अरे हो गई। अग्र दिशा में जब अभिक्रिया संपन्न होगी तो उसके लिए तो सक्रिय ऊर्जा ये होगी, और अगर पश्च दिशा में संपन्न होगी यानी उत्पाद किस में बदलेंगे, क्रिया कारकों में बदलेंगे, तो इसके लिए सक्रिय ऊर्जा क्या होगी, ये होगी ये फॉर बैकवर्ड रिएक्शन। आज समझ में आई कि नहीं आई? यानी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया के लिए ये अग्र दिशा में सक्रिय ऊर्जा का जो मान है उसे पश्च दिशा की सक्रिय ऊर्जा का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा, अरे होगा कि नहीं होगा? इस प्रकार से ये अभिक्रिया पर निर्भर करता है। लिखो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हेतु ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हेतु ऐसे लिखो ई ए बैकवर्ड इज मोर देन ई ए फॉरवर्ड। ऐसे लिख लो ई ए बैकवर्ड इज मोर देन ई ए फॉरवर्ड। यानी अभिक्रिया पश्च दिशा में संपन्न होगी तो उसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान इससे ज्यादा होगा। ये किसके लिए है, ऊष्माक्षेपी के लिए। बात समझ गए? अब नीचे लिखो ऊष्मा शोषी। डेल्टा एच बराबर क्या होगा रे, एच पी माइनस एच आर, और उसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब शोषी, और शोषी के लिए क्या होगा, ई ए बैकवर्ड से ज्यादा क्या होगा, ई ए। ये फॉरवर्ड बैकवर्ड लिखा है, इसके पहले ये भी डेल्टा एच बराबर एच पी माइनस एच आर क्या होगा, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए क्या होगा, नेगेटिव। ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया के लिए डेल्टा एच बराबर एच पी माइनस एच आर क्या होगा, नेगेटिव। ये ऊष्मा शोषी डेल्टा एच क्या होगा, पॉजिटिव, तो इसके लिए ये वाली वैल्यू क्या होगी, ज्यादा। लिख लिया यहाँ तक आपने, आगे लिखो दहली ऊर्जा बराबर औसत ऊर्जा प्लस सक्रिय ऊर्जा। दहली ऊर्जा बराबर औसत ऊर्जा प्लस सक्रिय ऊर्जा। सूत्र लिखा है दहली ऊर्जा बराबर है औसत ऊर्जा प्लस सक्रिय ऊर्जा। अब ये डायग्राम बना लो, ऐसे का ऐसा बना लो, इधर गतिज ऊर्जा है, ये अभिक्रिया पथ है। यहाँ पर मैं ऐसे लिखा है,
थोड़ा छोटा हो गया। अरे आर क्या है? रिएक्टेंट। पी क्या है आपका? प्रोडक्ट। ये एच आर क्या है? ये क्रिया कारकों के लिए औसत ऊर्जा है यार, कारकों की एंथैल्पी हो गई, और ये क्या हो गई? उत्पादों की एंथैल्पी हो गई। ये डेल्टा एच क्या है? अभिक्रिया एंथैल्पी हो गई, अभिक्रिया ऊष्मा। एच बी माइनस एच आर क्या हो गया? नेगेटिव। एक बार तो ये प्रश्न पूछा गया है कि ये क्या होता है, एक्स लिखा हुआ था। एक बार ये पूछा गया था, ये क्या होता है? ये बैरियर, ये क्या होता है? सक्रिय ऊर्जा। इसको y को पहचानना था और इसको परिभाषित करना था। यहाँ पर लिखा गया था x, यहाँ पर लिखा गया था y परीक्षा में, और पूछा था कि x को और y को पहचानिए, और भी लिखा गया था कि y को परिभाषित कीजिए। इसका मतलब आपको किसकी परिभाषा देनी है? सक्रियण ऊर्जा की परिभाषा देनी है। ये वाला डायग्राम बन गया। आगे देखो, अब अपन ने दहली ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा के बारे में पढ़ लिया। अब अपन संक्रमण अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। देखो क्या पढ़ेंगे? संक्रमण अवस्था के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले संक्रमण अवस्था ऐसे डाल करके ये वाला आप ऐसे का ऐसे नोट डाउन करो। संक्रमण अवस्था डालकर ये क्रिया कारक है, ये संक्रमण अवस्था और ये उत्पाद, ऐसे नोट डाउन कर लो, फिर इसके बारे में थोड़ा लिखा देते हैं। लिखिएगा भाई। क्रिया कारक सक्रियण ऊर्जा, क्रिया कारक सक्रियण ऊर्जा ग्रहण करके क्रिया कारक सक्रियण ऊर्जा ग्रहण करके अधिकतम ऊर्जा वाली अस्थायी अवस्था प्राप्त करते हैं। क्रिया कारक सक्रियण ऊर्जा ग्रहण करके अधिकतम ऊर्जा वाली अस्थायी अवस्था प्राप्त करते हैं, जिसमें पुराने बंध टूटते हैं तथा नए बंध बनते हैं। इसी अवस्था को संक्रमण अवस्था कहा जाता है। इसी अवस्था को संक्रमण अवस्था कहा जाता है। संक्रमण अवस्था प्राप्त कर क्रिया कारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं। संक्रमण अवस्था अगर प्राप्त कर लेते हैं क्रिया कारक, तो किसमें परिवर्तित हो जाते हैं? उत्पाद में परिवर्तित हो जाते हैं।
आगे वाली लाइन में डैश डाल के लिखो। प्रत्येक अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान निश्चित होता है। यह ताप पर निर्भर करती है। यह ताप पर निर्भर करती है। आगे वाली लाइन में डैश डाल कर लिखो। यदि किसी अभिक्रिया में सक्रियण ऊर्जा का मान कम होता है तो प्रभावी टक्करों की संख्या बढ़ने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है। अरे देखो ऐसे लिख सकते हैं, अभिक्रिया का जो वेग है वो किसके समानुपाती होगा? सक्रियण ऊर्जा के व्युत्क्रम के। अभिक्रिया का वेग सक्रियण ऊर्जा के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। अरे देखो आप वैसे भी देख सकते हो, k बराबर है e की पावर माइनस m और RT होता है। अरे होता है कि नहीं? log फॉर्म में आपने क्या लिखा था? log k बराबर log a माइनस EA अपॉन 2.303 RT, ऐसे लिखा था कि नहीं लिखा था? अब देखो ये क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है कि किसी अभिक्रिया के लिए सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होगा? अगर सक्रियण ऊर्जा का मान क्या होगा? अगर अधिक सक्रियण ऊर्जा का मान है, अधिक सक्रियण ऊर्जा का मान अगर है ना, अगर सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक है तो उसके लिए क्या होगा? ये वाली पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यानी k की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर k कम होगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे r बराबर k रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ही तो होती है। तो जैसे जैसे k की वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी परिवर्तित होगा। तो देखो सक्रियण ऊर्जा, सक्रियण ऊर्जा का मान अगर बढ़ता है, सक्रियण ऊर्जा का मान अगर किसी अभिक्रिया के लिए बढ़ता है तो उसमें क्या हो जाएगा? उसके लिए इस वाली पूरी की पूरी वैल्यू का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अरे ये होगा कि नहीं होगा? देखो एक तो यहाँ पर ये मान लो 10 है, एक ही 10 में से 5 घट रहे थे, पहले कितने घट रहे थे? 5, तो ये 5 बच रहे थे कि नहीं? अब ये 5 की जगह अगर इसमें से 7 घटने लग जाए तो 10 में से 7 जाएंगे तो 3 ही बचेंगे, यानी k कम बचाना, k की वैल्यू कम हो गई। तो उस स्थिति में अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सक्रियण ऊर्जा बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और अगर सक्रियण ऊर्जा घटेगी तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये अपन अभिक्रिया का जो वेग है उसको उत्प्रेरक से कैसे प्रभावित होता है उस पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे पृष्ठीय रसायन में, तब आपकी समझ में आ जाएगी। आ गई बात समझ में? और ताप से देखो कैसे, ताप
ताप अगर बढ़ाएंगे, ताप अगर आप बढ़ाओगे तो इसकी ओवरऑल वैल्यू क्या होगी, नीचे बैठा है नीचे वाला बढ़ेगा तो कुल वैल्यू क्या होगी, घटेगी। अरे घटेगी कि नहीं घटेगी, नीचे वाला बढ़ेगा, ताप बढ़ाएंगे तो ये वैल्यू घटेगी, यानी जो 10 में से घट रहा है वो कम होगा, इसकी वैल्यू घटेगी। पहले 5 घट रही थी, अब कितनी, 3 ही घटेगी कि नहीं, अब 10 में से 3 ही घटेगी, यानी के की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो ताप बढ़ाने पर के की वैल्यू बढ़ती, ताप बढ़ाने पर के की वैल्यू बढ़ती है, अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, जबकि सक्रिय ऊर्जा बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या होता है, घटता है। सक्रिय ऊर्जा का मान बढ़ने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, घट जाता है। देखो कैसे, अपन उत्प्रेरक की चर्चा करेंगे ना तब इसको पढ़ेंगे। यह कोई अभिक्रिया है, वो मान लीजिए इस पर से संपन्न होती है, तो अगर ये इसके लिए सक्रिय ऊर्जा का मान हो गया, आप कोई उत्प्रेरक अगर आ देते हैं तो दूसरे पद से संपन्न हो जाती है। इस पद के लिए सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो गया, कम हो गया ना। यहाँ सक्रिय ऊर्जा का मान क्या है, कम है, यहाँ सक्रिय ऊर्जा का मान क्या था, ज्यादा था। अब इतनी ऊर्जा वाले अणु की संख्या तो ज्यादा होगी, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे अणु की संख्या घटेगी। ये औसत ऊर्जा वाले अणु 100 है, ये यहाँ तक आ गए 70, फिर 50, फिर 40, फिर 30, फिर 10, ऐसे। तो पहले सक्रिय ऊर्जा का मान इतना था, तो इतनी ऊर्जा वाले 10 अणु थे, यानी ये उत्पाद में परिवर्तित हो रहे थे। अब सक्रिय ऊर्जा का मान घटकर इतना ही रह गया, सक्रिय ऊर्जा का मान घटकर कम रह गया, तो इतनी ऊर्जा वाले अणुओं की संख्या क्या है, ज्यादा है, तो ज्यादा क्रियाकारक अणु उत्पाद में परिवर्तित होंगे, यानी सक्रिय ऊर्जा का मान बढ़ने से अभिक्रिया का वेग क्या हो गया, बढ़ गया। इस प्रकार से अपन इसको बता सकते हैं। वैसे के आधार पर भी व्याख्या कर सकते हैं अपन, आ रही है समीकरण के आधार पर। तो ये आपका चैप्टर है वो लगभग कंप्लीट हो गया है। इसमें अपन एक छद्म कोटि अभिक्रिया जिसे कहते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन, छद्म कोटि अभिक्रिया, ऐसी अभिक्रिया जिसकी कोटि और आणविकता का मान क्या होता है, अलग अलग होता है, उसे क्या बोलेंगे अपन, छद्म कोटि अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिनमें कोटि और आणविकता का मान क्या होता है, भिन्न भिन्न, उसे क्या बोलेंगे अपन, छद्म कोटि अभिक्रिया बोलते हैं। अब छद्म कोटि अभिक्रिया का उदाहरण अपन एस्टर का जल अपघटन है, वो क्या हो गया, छद्म कोटि अभिक्रिया का उदाहरण हो गया। जैसे एस्टर का जल अपघटन जब अपन करवाते हैं ना, तो वहां पर एस्टर और पानी अपन लेते हैं कि नहीं, एक तो एस्टर होगा, एक आपके पास क्या होगा, जल होगा, तभी तो जल अपघटन होगा। ये जल अपघटन से अम्ल और एल्कोहल देता है, क्या देता है, अम्ल और एल्कोहल। तो एस्टर का जल अपघटन है, उसके अंदर जो अभिक्रिया का वेग है वो एस्टर और ये आपका जल है, इन दोनों पर निर्भर नहीं करता है। बात समझ में आई कि नहीं आई, इन दोनों पर निर्भर नहीं करता है। भाई दोनों काम में तो आ रहे हैं, लेकिन ये जो जल है वो आधिक्य में होता है, क्या होता है, आधिक्य में होता है। इस कारण से इस जल की सांद्रता में तो नगण्य परिवर्तन होता है, केवल और केवल किसकी सांद्रता पर निर्भर करेगा, अभिक्रिया का वेग एस्टर की सांद्रता पर। इस कारण से आणविकता तो 2 हो गई, क्योंकि क्रियाकारक अणु तो 2 है, लेकिन कोटि कितनी हुई, 1, तो इसको क्या बोला जाता है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया बोला जाता है। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी आणविकता का मान तो 2 या 2 से अधिक हो, लेकिन कोटि क्या हो, 1 हो, उसे क्या बोलते हैं, छद्म एकाण्विक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, छद्म एकाण्विक अभिक्रिया बोलते हैं, छद्म एकाण्विक अभिक्रिया। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि का मान 1 होता है, आणविकता 2 या 2 से अधिक होती है। तो एस्टर के जल अपघटन में अगर अपन बात करें तो इसके लिए कोटि तो कितनी होगी, 1, आणविकता कितनी होगी रे, 2। बात समझ में आ गई। तो ये क्या है, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया, छद्म प्रथम कोटि अभिक्रिया।
ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसकी कोटि एक हो परंतु आणविकता 2 या 2 से अधिक हो, उसे क्या बोलते हैं? छद्म प्रथम कोटि या छद्म एकाणविक अभिक्रिया बोलते हैं। बात समझ में आ गई? इस प्रकार से अपन ने ये चैप्टर देखा। अब इसके जो न्यूमेरिकल प्रश्न है वो अपन कल देखेंगे और फिर नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। थैंक यू।